हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने कल्चर का बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उसी सीरीज़ में ये मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है और किस टॉपिक पे एक टॉपिक वाइज भी आपको डिटेल एक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फरवरी महीने का इनसाइट से मैंने लिया है क्वेश्चन, और मैंने सारे आपका जून से लेके अप्रैल तक, मार्च तक टोटली मैंने ख़त्म कर दिया कल्चर। तो अब फरवरी का कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि जो भक्ति मूवमेंट है, जो वो इन्फ्लुएंस किया है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग 14th और 17th सेंचुरी पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस फैक्टर के कारण। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा इन डिटेल कि क्या उस समय के पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द इमरजेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। आपको बताना होगा पॉलिटिकली क्या हो रहा था, जैसे टर्किश कॉन्क्वेस्ट हो रहा था, ग्रोथ ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मूवमेंट हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था पावर ऑफ राजपूत और ब्राह्मण अलायंस। उसी तरह सोशियो इकोनॉमिकली आपको बताना होगा कि कैसे ये अगेंस्ट कास्ट सिस्टम था, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, और साथ में अगेंस्ट फ्यूडल ऑपरेशन भी था। आपको बताना होगा कि कैसे क्लास जो है वो ग्रो कर रहा था ऑफ अर्बन आर्टिस्ट, और वो उसका इम्पैक्ट भक्ति मूवमेंट के लिए, और फिर ग्रोथ ऑफ टाउन, अर्बन, कास्ट, क्राफ्ट प्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। उसी तरह रिलीजन में आपको बताना होगा कि कैसे ब्राह्मणिकल हेजमोनी हो गई थी, एक रिचुअल और सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस का टाइम हो गया था। तो इस तरह करके आपको अपना आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले तो बताइए कि भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति वॉज, पहले भक्ति क्या है। भक्ति को माना गया एज अ मीन्स टू अटेन मोक्ष अलॉन्ग विद जनना एंड कर्मा। जो फीचर है भक्ति मूवमेंट का वो ये है कि ये 7th सेंचुरी में इसको देखा गया इन तमिल साउथ इंडिया, मतलब बेसिकली इन साउथ इंडिया, और उसके बाद वो ईस्ट और नॉर्थ इंडिया को भी अपने वहाँ पे असर देखा गया फ्रॉम 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और ये पीक पहुँचा 15 to 17 सेंचुरी। जो भक्ति सेंट्स थे ये जो है मूव्ड अगेंस्ट ऑस्टेरिटी, मतलब कि एकदम जो बुद्धिस्ट और जैन में ऑस्टेरिटी के बारे में बात किया है, वहाँ से हट के इन्होंने बात की अल्टीमेट डिवोशन के बारे में टू गॉड, ताकि सेल्वेशन मिल सके। तो फीचर्स क्या है भक्ति मूवमेंट का। भक्ति मूवमेंट ने बहुत तरीके से जो जेंडर, कास्ट और क्लास का जो बैरियर था उसको तोड़ा, और साथ में सैटर किया स्टेरियोटाइप जो कि एसोसिएट था स्पिरिचुअलिज्म के साथ। भक्ति मूवमेंट के समय जो लोअर क्लास था वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा, और जो वुमेन और मैन को इक्वली ट्रीट करने के बारे में बात किया। तो अलवर और नाइनर्स के बारे में आपको बताना होगा कि कैसे ये आए एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। आपको कुछ भक्ति सेंट्स के बारे में भी बहुत बताना पड़ेगा। आपको बताना होगा रामानंदा के बारे में कि वो अपोज करते थे कास्ट सिस्टम। उन्हीं के डिसाइपल थे कबीर, ठीक है, जो कि एक वीवर थे, रविदास जो कि एक कॉपलर थे, सेना जो कि एक बार्बर थे। इस तरह से देखा गया है कि एक इक्वलिटी की भाव थी अमंग पीपल, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन या कास्ट से हों। उसी तरह संत कबीर ने कहा कि लोगों को वो जो सुपरस्टिशन है उसको छोड़ के भक्ति या डिवोशन की तरफ जाना चाहिए। आपको गुरु नानक के बारे में बताना होगा कि कैसे वो कॉन्डेम करते थे कास्ट डिफरेंस या रिचुअल लाइक बाथिंग इन होली रिवर। आपको नाथ, पंथी, सिद्धार्थ और योगी के बारे में बताना होगा कि क्यों वो कॉन्डेम करते थे रिचुअल्स, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था, वो बिलीव करते थे सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। जो फैक्टर्स थे जिसके कारण भक्ति मूवमेंट आया वो है कि पॉलिटिकली अगर देखें तो इस समय टर्किश कॉन्क्वेस्ट हुआ, तो जो रूट है वो टर्किश मतलब कॉन्क्वेस्ट के पहले ही हो गया था, लेकिन जो राजपूत और ब्राह्मण अलायंस देखा गया उसके कारण क्या हुआ कि हेटेरोडॉक्स मूवमेंट बढ़ गए। जो इस्लाम का एडवेंट हुआ
उससे क्या हुआ कि सेटबैक हुआ जो ब्राह्मण का पावर हुआ, मतलब कि टर्की से आए तो उसके बाद राजपूत और ब्राह्मण का जो अलायंस था उस पर एक तरह से विघ्न आ गया, उसमें प्रॉब्लम होने लगी, उनका पावर घट गया। तो उसके बाद जब ब्राह्मण्स का पावर घट गया तो जो अल्टरनेट या हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, तो ये ग्रो करने लगा। मतलब कि राजपूत के पावर डिक्लाइन के साथ साथ ब्राह्मण का भी पावर डिक्लाइन हो गया। तो सबसे पहले इससे फ़ायदा जैसे नाथपंथीज को मिला, जिनका मतलब एक तरह से पीक देखा गया सुल्तानी पीरियड में। तो ब्राह्मण्स के पावर लॉस के साथ हमें जो अल्टरनेट जो भी रिलीजियस सिस्टम था जैसे कि भक्ति मूवमेंट हो गया, उसका ग्रोथ देखा गया। अगर सोशो इकोनॉमिकली देखा गया जाए तो ये जो मूवमेंट है ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी ऑपोजिशन है फ्यूडलिज्म का। और ये देखा गया चाहे वो पोएम हो कबीर का या नानक का या चैतन्य का या तुलसीदास का। तो इस समय एक तरह से जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर या ऑर्थोडॉक्सी थी या जो एक सुपरस्टिशन बढ़ गया था सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट ये एक तरह से आया। ठीक है, तो रिलीजियसली देखें तो अगर रिलीजियस वाइज इसमें काउंट करें तो आपका होगा जो एवल्स इन द हिंदू सोसाइटी, मतलब जो भी डॉगमा या रिजिडिटी हो कास्ट का। फिर दूसरा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलीजन, मतलब कि जो वेद ऑफ उपनिषद कहा जाता था सिर्फ ब्राह्मण ही समझ सके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था वो कॉमन आदमी के लिए समझना। तीसरा रोल ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मर्स, तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा शंकरा, रामानुजा, कबीर, नानक, श्री चैतन्य, मीराबाई, रामानंदा, नामदेव, निम्बार्क, माधव, एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, बल्लवाचार्य और चंडीदास के बारे में। उसी तरह आपको बताना पड़ेगा कि जो चैलेंजेस आए फ्रॉम द राइवल रिलीजन, जो मुस्लिम रूल आया और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, तो उसके कारण भी एक रिफॉर्मेशन देखा गया हिंदूज़ में। ठीक है, और फिर जो लास्ट पॉइंट हुआ कि इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज़म, जो सूफी सेंट थे मुस्लिम कम्युनिटी के, वो भी इस मूवमेंट को इंस्पायर किए। इस तरह से आपने देखा किस तरह से भक्ति मूवमेंट आया और उसके का सोशो कल्चरल और रिलीजियस रीजन क्या था आने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।